हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी क्या होता है और इन दोनों के बीच में अंतर क्या है। और ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है नॉमिनल और रियल का कंसेप्ट, जो कि हम लोग नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, नॉमिनल इनकम, रियल इनकम, ये सारे को हम लोग देखते हैं। तो हम लोग समझते हैं कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है और रियल जीडीपी क्या होता है। नॉमिनल जीडीपी को हम लोग हिंदी में नॉमिनल सकल घरेलू उत्पाद ही कहते हैं और रियल जीडीपी को, रियल को हम लोग वास्तविक कहते हैं। तो इसे हम लोग वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद भी कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉमिनल क्या होता है। तो नॉमिनल में हम लोग मार्केट प्राइस पर जो भी वैल्यू होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, मान लीजिए कि अगर आज की बात हम लोग कर रहे हैं तो इस जीडीपी क्या होता है, जीडीपी होता है वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर। एक साल के भीतर जितना भी उत्पादन किया गया है उन सारे के वैल्यू को जोड़ देते हैं एक साल के, तब हम लोगों को जीडीपी मिलता है। तो वो हम लोग आज के प्राइस पर, अभी जो प्राइस चल रहा है प्रिवेलिंग प्राइस है, उस पर हम लोग जोड़ते हैं। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो नॉमिनल जीडीपी है। तो हम लोग इसके बारे में, नॉमिनल जीडीपी के बारे में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि इट इज इवैल्यूएटेड, इसका जो कैलकुलेशन होता है, इट इज इवैल्यूएटेड एट करंट मार्केट प्राइस। अभी जो मार्केट में, बाजार में कीमत चल रहा है, प्रिवेलिंग है, उस पे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस पर। तो जीडीपी जो करंट प्राइस पर होता है विदाउट एडजस्टमेंट। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहां इन्फ्लेशन को नहीं लेते हैं। हम लोग जो मुद्रास्फीति हुई है या जो प्राइस में इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज हुआ है, उसको हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो अभी करंट में प्राइस चल रहा है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग अब इन्फ्लेशन को यहाँ क्यों लेते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए। वो जब हम लोग रियल जीडीपी देखेंगे तब हम लोग इस चीज को समझ में आ जाएगा। तो हम लोग यहां पर क्या लेते हैं, करंट प्राइस विथआउट एडजस्टमेंट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन से हम लोग इसको एडजस्ट नहीं करते हैं। प्राइस जो बढ़ा है उसमें हम लोग इसको एडजस्ट नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल मान लीजिए, एग्जांपल हम लोग मान लेते हैं कि सपोज मान लीजिए 1 लाख करोड़ का 2023 में जीडीपी था, 2022-23 का जीडीपी था 1 लाख करोड़। अब क्या हुआ, इन्फ्लेशन आ गया 20% का। 20% का इन्फ्लेशन आने का मतलब क्या है कि सारे जो गुड्स एंड सर्विसेज थे उसके प्राइस में वृद्धि हो गई है 20% से। ठीक है, और इस बार जब हम लोग निकालते हैं, हम लोग जीडीपी निकालते हैं 2023-24 का, तो उसमें हम लोगों को आ रहा है 1,10,000 करोड़। ठीक है, तो अब इसमें क्या समझिएगा आप लोग कि 1,10,000 करोड़ हमारा आया जीडीपी और पिछले साल का जीडीपी था 1 लाख करोड़। तो जब हम लोग जीडीपी के वैल्यू को केवल अगर हम लोग कंपेयर करते हैं तो देखते हैं कि 10,000 करोड़ से हमारा जीडीपी बढ़ गया है। लेकिन यही इन्फ्लेशन अपना रोल प्ले करता है। जैसे 20% का वृद्धि हो गया था, तो मतलब जो पिछले साल उत्पादन हुआ था उसका असल में आज वैल्यू कितना होना चाहिए था, 20% अगर हम लोग बढ़ा दें 1 लाख करोड़ में तो 1,20,000 करोड़ होना चाहिए था। लेकिन इस साल हम लोग का कितना उत्पादन हुआ है, 1,10,000 करोड़ का हुआ है। तो यहाँ पर हमारा होना चाहिए था 1,20,000 करोड़, तब हम लोग कहते हैं कि बराबर का उत्पादन हुआ है। लेकिन जब घट गया है तो उसे हम लोग कहेंगे कि वहां पर हमारा प्रोडक्शन में कमी आई है। उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे, या हम लोग आगे के जब वीडियो लेक्चर्स में इन्फ्लेशन को पढ़ेंगे तो वहां पर आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से इस चीज को समझ में आएगा। तो यहाँ क्या होता है, हम लोग करंट प्राइस विदाउट एडजस्टमेंट इन इन्फ्लेशन करते हैं। तो करंट प्राइस का जो एस्टिमेट होता है, हम लोग जो जीडीपी निकालते हैं वो आज के वैल्यू पर निकल कर आता है। ये आप लोगों को माइंड में रखना है कि नॉमिनल का मतलब अभी जो प्रीवेलिंग प्राइस है उस पे जो वैल्यू कैलकुलेट किए हैं उसको हम लोग नॉमिनल जीडीपी करते हैं। अब रियल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी में हम लोग इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। हम इस यहां पर क्या लिखेंगे, हम लोग एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन, एडजस्टेड विथ इन्फ्लेशन।
अब इन्फ्लेशन से एडजस्ट करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोग यहां भी वैल्यू निकालते हैं सारे गुड्स एंड सर्विसेज का, लेकिन हम लोग इसको एडजस्ट करते हैं जो हमारा बेस ईयर था। अब बेस ईयर का क्या कंसेप्ट होता है, बेस ईयर हम लोग उस ईयर को लेते हैं, कभी के ईयर को जहां पर कि हमारा ज्यादा फ्लक्चुएशन करेंसी के वैल्यू में नहीं था। हम लोग जानते हैं इन्फ्लेशन में क्या होता है, वैल्यू ऑफ मनी में जो है चेंजेस आता है, तो बेस ईयर हम लोग मानते हैं। जैसे अभी इंडिया का जो बेस ईयर है वो है 2011-12, तो हमारा अगर रियल जीडीपी निकालना होगा तो हम लोग अभी जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको कैलकुलेट करेंगे कब के प्राइस से, जब वो 2011-12 में जितना प्राइस था उससे कैलकुलेट करेंगे। इससे क्या होगा कि हमारा इन्फ्लेशन से ये एडजस्ट हो जाएगा। अगर मुद्रास्फीति बढ़ी भी है तो वो हमारा गलत संकेत नहीं देगा, गलत नहीं हम लोगों को बतलाएगा। तो इससे हम लोग रियल जीडीपी को क्या कह सकते हैं कि ये बेहतर मेजर है हमारा नॉमिनल जीडीपी से, क्योंकि यहां पर जो करेंसी फ्लक्चुएशन होता है वो उससे फ्री होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं रियल जीडीपी के बारे में, इसके बारे में ये लिख सकते हैं कि ये ज्यादा रिलायबल होता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं इट इज मोर रिलायबल इंडिकेटर। क्यों ये मोर रिलायबल इंडिकेटर है, बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम करेंसी फ्लक्चुएशन। ठीक है, अगर करेंसी में कोई भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, उसका वैल्यू घट रहा है बढ़ रहा है, तो उससे इस पर फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हम लोग इसे ज्यादा रिलायबल मानते हैं रियल जीडीपी को हमारे नॉमिनल जीडीपी से, क्योंकि नॉमिनल जीडीपी में क्या होता है, हम लोग करंट प्राइस पे करते हैं और रियल जीडीपी को हम लोग बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं, इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं। इसीलिए हम लोग रियल जीडीपी को एट कांस्टेंट प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस, वही इसको हम लोग क्या कहते हैं, एट करंट प्राइस भी कहते हैं, किसको, नॉमिनल जीडीपी को। तो उम्मीद है आप लोगों को ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब अगर हम लोगों को फॉर्मूला दे, अगर सपोज हम लोगों को नॉमिनल जीडीपी दिया हुआ है, रियल जीडीपी दिया हुआ है या जीडीपी डिफ्लेटर दिया हुआ है, तो हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रियल जीडीपी का फॉर्मूला होता है रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाई जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। तो अब यहां पर हम लोग नॉमिनल जीडीपी देख चुके हैं, रियल जीडीपी देख चुके हैं। 100 क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इसको परसेंटेज में देखते हैं। और जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, ये एक नया टर्म है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, अक्सर ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। तो हम लोग समझते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर जो है एक तरह का टूल है जो कि इस्तेमाल होता है हम लोगों को मेजर करने में कि जो समय अवधि है, जो पीरियड ऑफ टाइम है, उसमें प्राइस चेंजेस कितना हुआ है। ये मेजर करता है प्राइस में जो चेंज आया है सारे गुड्स एंड सर्विस में, जो भी हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर, इकोनॉमी के अंदर जो भी हमारा चेंजेस आया है, और ये मेजर करता है हमारा इकोनॉमी का इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को। तो इसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं, इट इज अ टूल दैट इज यूज्ड टू मेजर चेंजेस इन प्राइस, कीमत में जो चेंजेस आया है, चेंजेस इन प्राइस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्यों बोलते हैं, जैसे सपोज अगर आज इंडिया का 2023-24 का रियल जीडीपी निकालना है तो उसको हम लोग किससे कैलकुलेट करेंगे, 2011-12 के प्राइसेस से कैलकुलेट करेंगे। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या बताता है, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन भी बताता है। तो ये हमारे प्रोडक्ट्स के जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनमें जो भी चेंजेस आया है प्राइस में, उसको ये कैलकुलेट करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट मेजर्स
It measures the changes in price of goods and services produced इन एन इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है और उसके अंदर जो भी चेंजेस आया है उसके प्राइस में, तो उसको ये मेजर करता है, उसको ये कैलकुलेट करता है। तो इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं कि ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को मेजर कर सकता है। तो इट मेजर्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। ठीक है, तो अब जीडीपी डिफ्लेटर को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग को जो पिछला फॉर्मूला था उसी के थ्रू हम लोग इसको देख सकते हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी इंटू 100। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसका निकाल सकते हैं कि क्या है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। अब एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं। सपोज हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है कि प्राइस में जो इंक्रीज हुआ है, प्राइस इंक्रीज, ठीक है, ये कितना से हुआ है, सिंस बेस ईयर। ठीक है, बेस ईयर से अगर हम लोग देखें तो कितना हमारा इंक्रीज हुआ है प्राइस में, वो है हमारा 1% दिया हुआ है। ठीक है, अब हमारा दिया हुआ है नेक्स्ट की नॉमिनल जीडीपी। ठीक है, नॉमिनल जीडीपी हमारा दिया हुआ है, मतलब अभी करंट प्राइस पे जो हमारा वैल्यू एंड गुड्स ऑफ सर्विसेज का है, तो वो कितना है, 1 मिलियन है, या मान लीजिए 10 लाख है। ठीक है, और हमारा दिया हुआ है कि अब हम इससे क्या कर सकते हैं, हम लोग को डिफ्लेशन हम लोग निकाल सकते हैं। अगर डिफ्लेटिंग नंबर हम लोग निकालें, डिफ्लेटिंग नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, अगर 1% को हम लोग चेंज करें 1/100, तो ये हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो 1.1 प्लस अगर करें 0.01 से, तो ये हमारा हो जाएगा 1.01। तो 1.01 हमारा डिफ्लेटिंग नंबर हो गया, मतलब 1% इंक्रीज हुआ है, इसीलिए हम लोगों का ये है। अब इससे हम लोगों को क्या निकालना है, रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी हम लोगों को निकालना है, क्या होगा, तो रियल जीडीपी का अगर आप लोग फॉर्मूला याद करिएगा तो क्या था, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इंटू 100। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला था। अब नॉमिनल जीडीपी हमारा दिया हुआ है, कितना है, 10 लाख दिया हुआ है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाय हम लोग का डिफ्लेटिंग नंबर कितना आया है, जीडीपी डिफ्लेटर है 1.01। ठीक है, ये हमारा परसेंटेज में ही दिया हुआ है, इसीलिए हम लोग यहां पर इंटू 100 नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अब जब इसको हम लोग हटा देते हैं डेसिमल को, तो यहां इंटू 100 हो जाएगा। अब जब 101 से 101 से जब हम इसको सपोज 1000 को करते हैं, पूरा सारा को हम लोग करेंगे अगर, तो हमारा जो वैल्यू आएगा 99,099। तो ये हमारा आ जाएगा रियल जीडीपी, जबकि नॉमिनल जीडीपी हमारा कितना था, 10 लाख था, लेकिन हमारा रियल जीडीपी जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 9,90,099। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस होता है। रियल जीडीपी को में हम लोग इन्फ्लेशन से एडजस्ट करते हैं, नॉमिनल जीडीपी में हम लोग करंट प्राइस पे करते हैं, रियल जीडीपी को हम लोग जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस भी कहते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब कंसेप्ट क्या है बेस ईयर का जीडीपी में, इसको हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो हमारा बेस ईयर क्या होता है, बेस ईयर जो कोई भी अपनी कंट्री का बेस ईयर चेंज करता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से। अगर हम लोग इंडिया की बात करें
तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, ठीक है, याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इसको हम लोग MSPI भी कह सकते हैं। तो ये जो हमारा बॉडी है यही रिस्पॉन्सिबल है इंडिया में, जो कि हमारा बेस ईयर को चेंज करता है। अब बेस ईयर जो होता है क्यों हम लोग लेते हैं, हम लोग इसलिए लेते हैं ताकि 2 सालों के बीच में हम लोग कंपैरिजन कर सकें जीडीपी के अंदर। तो क्यों यूज होता है बेस ईयर, क्यों इस्तेमाल किया जाता है, इट इनेबल्स इंटर ईयर, मतलब 2 साल के बीच में इंटर ईयर कंपैरिजन, हम लोग इसके द्वारा कंपैरिजन कर सकते हैं 2 सालों के बीच में, कि 2020 से अगर 2024 के जीडीपी को हम लोग कंपेयर करें तो किसके थ्रू करेंगे, रियल जीडीपी के थ्रू करेंगे, जो कि बेस ईयर के द्वारा कैलकुलेटेड होगा। तो ये हम लोगों को आइडिया देता है कि हमारे परचेजिंग पावर में कितना चेंजेस आया है जब इन्फ्लेशन से हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और करंट बेस ईयर हमारा क्या है, इंडिया का करंट बेस ईयर है, याद रखिएगा 2011-12। ये भी कई बार हमारा ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है और ये इंपॉर्टेंट होता है, जो कि हमारा रियल जीडीपी को कैलकुलेट करने में काम आता है। ठीक है, किस बेस ईयर क्यों जरूरी है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग रियल जीडीपी। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को बेस ईयर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। रियल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, और हमारा जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और इससे जुड़े सवाल भी अगर आपसे पूछे जाते हैं तो उम्मीद है आप लोगों से सॉल्व हो जाएगा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।